अपने भाई और उसके परिवार के साथ 10 दिन बिताने के बाद सोचते विचारते, आत्ममंथन करते, मन को शांत करते हुए और यह प्रण लेते हुए कि सूर्यास्त के बाद कभी यात्रा नहीं करेगा, नंदी एक बदला हुआ इंसान बनकर सुबह सुबह की बस से ज्योरी लौट आया। अब वह इस बात का पक्का विश्वास करने लगा था कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। भगवत गीता की एक प्रति जो आत्मा की अविनाशिता का दर्शन प्रस्तुत करती है, अब उसकी सबसे प्रिय धरोहर बन चुकी थी। सच कहूं तो आज भी है। कुछ साल पहले जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था, वही पुरानी भगवत गीता उसकी पलंग के पास वाली मेज पर रखी हुई थी। यह तो ईश्वर की कृपा थी कि उस रात जब वह डरावनी सत्ता मेरा पीछा कर रही थी, तब चौकीदार झारकू ड्यूटी पर था। अंकल नंदी ने वर्षों बाद भी उतनी ही ताजगी से उस घटना को याद करते हुए कहा, उस रात मैं जिंदा बच निकलूंगा, इसकी सारी उम्मीद छोड़ चुका था। तुम जानते हो, हाथ में लाठी और केरोसिन की लालटेन पकड़े एक आदमी का दृश्य मेरे लिए तब से भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। बहुत पहले वाइल्ड फ्लावर हॉल में अपने प्रवास के दौरान एक शाम नंदी ने सवाल किया था, भैया, क्या आपको लगता है कि वह भूतनी मुझे सच में नुकसान पहुंचा सकती थी? मतलब, क्या वह मेरे शरीर में प्रवेश कर सकती थी या मेरी आत्मा चूस सकती थी? पापा ने भौहें सिकोड़ लीं और फिर हंस पड़े। अरे नंदी, हो सकता है वह भूत थी ही नहीं। मुझे तो लगता है कि वह तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि तुम उसे बहुत आकर्षक लगे, एक उपयुक्त कुंवारा। जल्दी शादी कर लो, कहीं जवान लड़कियों के पीछे भागने से मारे न जाओ। नंदी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे देसराज की कहानी याद आ गई। भैया मजाक कर रहे थे, लेकिन बात कितनी सच्चाई के करीब थी। वह भूत थी भैया जी, मुझे पूरा यकीन है, उसने जोर देकर कहा। और मुझे यह भी लगता है कि वह ट्रक में मेरे साथ ही सफर कर रही थी। जहां बस खराब हुई थी, वहीं से वह मेरा पीछा कर रही थी। क्या वह भूत पूरी देर टूटी हुई बस के बाहर ही मंडराती रही, अवसर का इंतजार करती हुई, या वह हमारे साथ बस के अंदर ही थी? नंदी यह सोचकर सिहर उठा था। उसके भाई ने माथा सिकोड़ लिया। नंदी, जरा समझदारी से सोचो। तुम्हारी कल्पना बहुत तेजी से दौड़ रही है। क्या तुमने उसे ट्रक में चढ़ते देखा था? नहीं, लेकिन भूत अचानक प्रकट हो सकते हैं और उतनी ही तेजी से गायब भी। ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। मैं तुम्हारी भूत की कहानी पर यकीन नहीं करता, लेकिन झारकू ने भी उसे देखा था। मुमकिन है वह कोई भटकी हुई औरत हो जो रास्ता भटक गई हो। नहीं भैया, यकीन मानिए, वह इंसान नहीं थी। मैंने उसे देखा था। नंदी अड्डा रहा। अंधेरी रात में लोग गलतफहमी में पड़ सकते हैं, खासकर जब घबराए हों। खैर, अब इसे भूल जाओ। बस भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हें ऐसी सनकी औरतों से बचाए। और उसके भाई ने विषय बदल दिया। नंदी समझ गया कि उसके जैसे संदेहवादी लोगों के लिए अलौकिक पर विश्वास करना असंभव है। वह खुद भी ऐसा ही था, जब तक कि उसने स्वयं वह सामना नहीं किया। और क्योंकि झारकू ने भी भूत की एक झलक देखी थी, वही अकेला था जो उसकी बात पर विश्वास करता था। उस रात उसका उद्धारकर्ता बनने के लिए नंदी उसका आभारी था। वाइल्ड फ्लावर हॉल में रहते हुए वह बार बार झारकू को अपना आभार जताता रहा, जिससे झारकू बेहद खुश होता था। झारकू इस घटना का ढिंढोरा पीटता अगर उसके मालिक ने उसे सख्त हिदायत न दी होती। संस्थान के प्रधानाचार्य होने के नाते पापा नहीं चाहते थे कि परिसर में अफवाहें फैलें। झारकू, इस घटना के बारे में किसी से कुछ मत कहना, पापा ने सख्ती से कहा था। उस रात तुमने और नंदी ने जो देखा, उसकी कहानियां मत फैलाना। नहीं साहब, मेरा मुंह बंद है, उसने आश्वासन दिया और अपना वादा निभाया। समय बीतता गया। मानसून आए और चले गए। सर्दियों में बर्फ ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया, लोगों को घरों में कैद कर दिया और चूल्हों में आग जलती रही। ठंडी गीली वसंत ऋतु की जगह धीरे धीरे ठंडी गर्मियां आने लगीं। ऋतुओं का चक्र घूमता रहा और साथ ही जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां भी। वह अलौकिक घटना लगभग भुला दी गई, लेकिन बेचैन आत्माओं की निकटता का भय कुछ लोगों के मन के कोनों में बना रहा, जो उन्हें उसका जिक्र तक करने से रोकता था। अप्रैल 1900
57 के अंत में पापा को पदोन्नति और तबादले का आदेश मिला। उन्हें शिमला मुख्यालय में कार्यभार संभालना था। वाइल्ड फ्लावर हॉल में उनकी जगह दिल्ली से आने वाले श्री कुलकर्णी नए प्रधानाचार्य बनने वाले थे। पापा द्वारा औपचारिक रूप से चार्ज सौंपने के बाद हमें वाइल्ड फ्लावर हॉल छोड़कर शिमला जाना था। पापा संस्थान के काम समेटने में व्यस्त हो गए और मां पैकिंग में, क्योंकि मुख्य इमारत का पूर्वी हिस्सा अब भी हमारे कब्जे में था। पापा ने नए प्रधानाचार्य के लिए अस्थायी रूप से कॉटेज में ठहरने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया। यह कॉटेज मुख्य इमारत से लगभग 50 मीटर दक्षिण पूर्व में एक घने देवदार के जंगल की सीमा पर स्थित था। इसके पिछले हिस्से से नीचे की ओर ढलान शुरू होती थी, जो फर और देवदार के पेड़ों से ढकी रहती थी। यह एक सजी संवरी इकाई थी। एक बड़ा बैठक कक्ष, 2 आरामदेह शयनकक्ष, रसोई और स्नान घर। सामने सुसज्जित बगीचा इसे एक विशिष्ट अंग्रेजी घर जैसा रूप देता था। ब्रिटिश शासन के समय यह कॉटेज संभवतः होटल के मैनेजर का निवास रहा होगा। इसकी एकांतता डरावनी थी। पापा ने अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में इसे उप प्रधानाचार्य को दिया था, लेकिन वे मुश्किल से 2 दिन ही रह पाए। मैं अकेला हूं और मुझे बस एक छोटा सा कमरा चाहिए, उन्होंने कारण बताया। कॉटेज को साझा रूप में भी कोई इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। क्यों कोई वहां नहीं रहना चाहता था, पापा ने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें यह पता ही नहीं था कि स्कूल में कॉटेज को लेकर रहस्यमय मौजूदगी की अफवाहें फैली हुई थीं। नतीजतन कॉटेज विशेष अतिथियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। कभी कभार सफाई के लिए खोला जाता, लेकिन ज्यादातर समय बंद और खाली रहता। अब कई महीनों बाद कॉटेज को फिर से खोला गया, पूरी तरह साफ करने के लिए, ताकि नए प्रधानाचार्य और उनकी पत्नी के रहने लायक बनाया जा सके। यह जिम्मेदारी बल्लभ नाम के एक युवक को दी गई, जो मुश्किल से 2 महीने पहले ही स्टाफ में शामिल हुआ था। श्रीमती कुलकर्णी हरे भरे मखमली घास के मैदान और क्यारियों में खिले दुर्लभ फूलों को विस्मय से देखती रहीं, जो अभी अभी खिलना शुरू हुए थे। वह बहुत प्रभावित दिखी और अपनी उत्सुकता मेरी मां से व्यक्त की। शर्मा जी, मुझे तो यहां जिंदगी भर रहने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। ये जगह तो स्वर्ग जैसी है, दुनिया से बिल्कुल अलग। क्या आपको यहां से जाने का दुख नहीं हो रहा? हम हमेशा ऐसी ही जगहों पर रहे हैं, श्रीमती कुलकर्णी, मां ने उत्तर दिया। हम पहाड़ों के लोग हैं और हम बहुत दूर भी नहीं जा रहे, बस 20 किलोमीटर ही तो। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। श्रीमती कुलकर्णी चहक उठी। तभी पापा ने बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए सुझाव दिया कि हमारे जाने के बाद कुलकर्णी दंपति मुख्य इमारत में शिफ्ट हो जाए। लेकिन श्रीमती कुलकर्णी इस खूबसूरत कॉटेज से बेहद खुश थीं। हमें बड़े आवास की जरूरत ही क्या है, हमारे बच्चे तो हैं नहीं। ये कॉटेज हम दोनों के लिए काफी है, आरामदेह भी। यहां मुझे शांति और निजता मिलेगी। बिल्कुल आपकी इच्छा, पापा ने कंधे उचका दिए। लेकिन मैं आपको चेतावनी दे दूं, कभी कभी यहां अकेलापन महसूस हो सकता है। हाल की घटनाओं के बाद वह उनके भले को लेकर चिंतित थे, भले ही ऊपर से संदेह जताने का दिखावा कर रहे थे। लेकिन श्रीमती कुलकर्णी ने उनकी बात को सिरे से नकार दिया। भीड़ भाड़ वाले शहरों का शोर मैं बहुत झेल चुकी हूं। अब मैं इस एकांत कॉटेज की शांति का आनंद लेना चाहती हूं। उन्होंने प्रसन्नता से पैर फैलाए और जोड़ा। मैं इस खूबसूरत पर्वतीय रिसॉर्ट की नीरवता का पूरा आनंद उठाऊंगी। क्या आपने कहा था कि ब्रिटिश जमाने में यह एक लग्जरी होटल हुआ करता था? श्री कुलकर्णी अपनी पत्नी को स्नेहपूर्वक देख रहे थे। वह स्पष्ट रूप से उसके प्रसन्न होने से खुश थे। दोपहर के भोजन के बाद पापा और श्री कुलकर्णी कार्यालय चले गए। मां ने श्रीमती कुलकर्णी को दोपहर में आराम करने की सलाह दी। लंबी यात्रा के बाद उन्हें इसकी जरूरत थी, लेकिन नई जगह की ताजगी ने उनमें अतिरिक्त फुर्ती भर दी थी। उन्होंने पूरा दोपहर बाग बगीचों, आसपास के क्षेत्रों को देखने और धूप सेंकने में बिताया। शाम ढलते ढलते ही वह कॉटेज के अंदर गईं। अब अंधेरा धीरे धीरे एक दबे पांव घूमते शिकारी की तरह फैलने लगा था और श्रीमती कुलकर्णी का उत्साह कम होने लगा। रात में जागने वाले जीवों की आवाजों ने
उन्हें और बेचैन कर दिया। वह एक विशुद्ध शहर पली महिला थीं, जिन्होंने जीवन में केवल भीड़ और कोलाहल ही देखा था। पहाड़ों की यह सन्नाटा भरी खामोशी उनके उनके मन को दबाने लगी। इसी बीच उन्हें अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। क्या बाहर कोई लोग थे, छात्र या स्टाफ, जो धीमी आवाज में बात कर रहे थे? लेकिन आवाजें तो कॉटेज के अंदर से आती लग रही थीं। उन्होंने तुरंत अपने बैग से भगवान कृष्ण की मूर्ति निकाली, पूजा का कोना चुना और संध्या पूजन के लिए बैठ गईं, अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए। जब रात के खाने पर वह दंपति हमारे परिवार से मिला तो उनकी चिंता साफ झलक रही थी। क्या आपको इस वीरान जगह में रहते हुए कभी डर नहीं लगता? उनकी विरोधाभासी बात पर मां मुस्कुरा उठी। चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ही इसकी आदी हो जाएंगे। रात के खाने के बाद लंबी यात्रा और दिन भर की थकान के कारण वे जल्दी ही कॉटेज लौट गए। लगभग 10 बजे वे सोने चले गए और दिन की थकावट ने तुरंत उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। आधी रात के करीब श्रीमती कुलकर्णी अचानक झटके से जाग उठी। कुछ था जिसने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया था, पर वह निश्चित नहीं कर पा रही थीं कि क्या। चारों ओर पूर्ण सन्नाटा था। खिड़की से आती केवल हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी इतनी घनी खामोशी नहीं अनुभव की थी, ऐसी कि हवा की हल्की आवाज भी सुनाई दे। फिर भी उन्हें आभास था कि उन्हें किसी ज्यादा तेज आवाज ने जगाया था, जैसे किसी ने गुस्से में उनके कान के पास कुछ कहा हो। शायद यह सपना रहा होगा। अचानक उनके पति नींद में बड़बड़ाने लगे और हाथ पैर पटकने लगे, जैसे किसी पर वार कर रहे हों। यह अजीब था। 14 साल के वैवाहिक जीवन में उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। वह घबरा कर उठ बैठी। क्या हुआ? उन्होंने प्यार से पूछा, लेकिन वह शांत हो गए। शायद नई नौकरी को लेकर थके और चिंतित थे। अपनी बेचैनी को बेवजह मानते हुए और उन्हें परेशान न करना चाहकर वह चुपचाप बिस्तर से उतरी और बाथरूम जाने लगी। उन्होंने बेड साइड पर रखी छोटी टॉर्च जलाई। जैसे ही वह बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंची, उन्हें कुछ साफ साफ छूकर गुजरता महसूस हुआ। कोई था जो रास्ते से हट गया हो। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने इधर उधर देखा। शायद कोई बिल्ली अंदर घुस आई होगी। अजीब एहसास के साथ वह बाथरूम चली गई। तभी उन्होंने अपने पति की छिड़ी हुई आवाज सुनी। वह किसी से कह रहे थे कि उन्हें परेशान न करे। वह किससे बात कर रहे थे? वह जल्दी से बाहर आईं और इस बार टेबल लैंप जला दिया। श्री कुलकर्णी पूरी तरह जाग चुके थे। उन्होंने उन्हें डांट दिया, कंबल खींचने और लाइट जलाने के लिए। तुम्हें क्या हो गया है? मैं बहुत थका हूं, सुबह बहुत काम है, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा। वह कुछ समझाना चाहती थीं, लेकिन वह बोले, मुझे कम से कम ढंग की नींद तो लेने दो। कंबल ओढ़कर उन्होंने पीठ फेर ली। श्रीमती कुलकर्णी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने तो उनके पास जाना तक नहीं चाहा था। नाराज होकर उन्होंने लाइट बंद की और बिस्तर में लेट गईं। जैसे ही ठंडी अंधेरी खामोशी लौटी, उन्होंने फिर हल्की आवाजें सुनी। कोई कुछ कॉटेज में था। शायद बिल्ली ही हो, उन्होंने खुद को समझाया। लेकिन वह कंबल क्यों खींचेगी? वह अब सो नहीं सकी। सन्नाटा उनके दिमाग पर हावी होने लगा। इतनी एकांत जगह पर आना शायद सही फैसला नहीं था, उन्होंने सोचा। तभी क्रिया या आंख, बाथरूम का दरवाजा चरमराया। उनकी आंखें फटी रह गईं। दिल जोर से धड़क उठा। कुछ ही मिनट पहले तो उन्होंने दरवाजा बंद किया था। उन्होंने पति की ओर देखा। वह गहरी नींद में थे। तो फिर दरवाजा किसने खोला? उन्होंने दरवाजे की ओर देखा। उनकी सांसें थम गईं। दरवाजा पूरा खुला था। वहां कोई खड़ा था, उनकी ओर मुंह किए। पर्दे से छनती चांदनी में एक पतली सी स्त्री आकृति दिखी, बहते वस्त्रों में। ग, 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 ग। उनके गले से आगे कोई आवाज नहीं निकली। वह कांपने लगी। क्या यह सपना था? उन्होंने आंखें बंद की, फिर खोली। आकृति गायब थी, लेकिन दो डरावनी आंखें, दो काले गड्ढे अभी उनकी रूह को जमा रहे थे। अब दरवाजे के चौकोर फ्रेम में बस गहरा अंधेरा था। वह कौन थी? क्या मैंने सच में किसी को देखा, या यह सिर्फ मेरा भ्रम है? हे भगवान, मैं इस एकांत में पागल हो रही हूं।
इसी उद्देश्य के लिए, यह कभी अंग्रेजों के लिए बॉलरूम नृत्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मां ने तीखे स्वर में जोड़ा। और फिर क्या आपको यहां या उस पेड़ के आसपास किसी भी तरह की पार्टी के निशान दिखाई देते हैं? महिला निरुत्तर रह गई। श्रीमती कुलकर्णी, आपकी चाय ठंडी हो गई है, मैं आपके लिए एक और कप मंगवा देती हूं। नहीं, नहीं, कृपया मत जाइए, उन्होंने कांपते हुए विनती की। मैंने मैंने तो कॉटेज में आधी रात को एक औरत भी देखी थी। वह बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी थी और फिर गायब हो गई। उनकी आवाज टूटकर थम गई। वह मां की ओर घबराहट से देखने लगी, जैसे उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हो। मां हाँफ उठी। फिर उन्हें लगा कि ऐसी बातों पर चर्चा का कोई लाभ नहीं। उन्हें उस महिला पर दया आने लगी जो स्पष्ट रूप से भ्रम में जी रही थी। यह सब उनकी कल्पना का ही परिणाम था। हालांकि नंदी के डरावने अनुभव की याद भी मां के मन में कहीं ना कहीं तैर रही थी। उन्होंने विषय बदल दिया। यहां सर्दियां बहुत कड़ी होती हैं, श्रीमती कुलकर्णी। मोटे ओवरकोट और ऊनी मफलर जरूर रखिएगा। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो मां बोली, कभी शिमला में मिलेंगे तो मैं आपको सर्दियों की जरूरी खरीदारी में मदद कर दूंगी। श्रीमती कुलकर्णी ने हल्के से सिर हिलाया। लेकिन यहां की गर्मियां बहुत सुंदर होती हैं, मां ने खाली कप मेज पर रखते हुए कहा। और इस मौसम में पहाड़ियों पर गुच्छी मशरूम भी उगते हैं। वे सबसे महंगे मशरूम होते हैं, चांदी जितने कीमती। उन्होंने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा। लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि श्रीमती कुलकर्णी सुन ही नहीं रही थी। वह लगातार और बेचैनी से चारों ओर देखे जा रही थी। आधे घंटे बाद जब मां अपने काम पर लौटने लगी, तब वह महिला पुराने ओक के पेड़ को एकटक देख रही थी, पूरी तरह स्तब्ध। एक घंटे बाद जब सब लोग दोपहर के भोजन पर इकट्ठा हुए, तो श्रीमती कुलकर्णी ने फिर पिछली रात की पार्टी का विषय छेड़ दिया। इस बार श्री कुलकर्णी ने भी उनकी बात का समर्थन किया। हालांकि मैं बहुत थका और नींद में था, उन्होंने कहा। फिर भी कुछ बातें मुझे परेशान कर रही थीं। सबसे पहले तो मेरी पत्नी मेरा चेहरा सहला रही थी और मुझे गहरी नींद से जगा रही थी, मानो हम हनीमून पर हों, उन्होंने हंसते हुए कहा। और फिर वह बार बार मेरा कंबल खींच रही थी। वह पत्नी की ओर मुड़कर मुस्कुराए। क्या हो गया था तुम्हें कल रात? जान, तुमने ऐसा पहले कभी नहीं किया, शादी के शुरुआती दिनों में भी नहीं। उनकी पत्नी उन्हें खाली नजरों से देखती रह गई, घबराई हुई, भयभीत और उनके बेबाक आरोपों से शर्मिंदा। आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने आपको या आपके कंबल को हाथ तक नहीं लगाया। मैं आपके बिस्तर के पास भी नहीं आई, एक बार भी नहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। कल रात का दृश्य फिर उनकी आंखों के सामने घूम गया। बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी वह स्त्री आकृति। अब उन्हें यकीन हो गया था, कमरे में कोई तीसरी अज्ञात उपस्थिति थी। हालांकि उन्होंने एक भूत सी आकृति देखी थी, फिर भी उन्हें लगा कि इस बारे में बोलना उपहास का कारण बनेगा। मां को छोड़कर कोई नहीं समझ पा रहा था कि वह अचानक इतनी भयभीत क्यों दिख रही थी। श्री कुलकर्णी उनकी प्रतिक्रिया से हैरान हुए, फिर बोले, और फिर उस कॉटेज के पास पार्टी चल रही थी, लोगों की बातें और दूसरी आवाजें। अब पापा चौंक गए। उन्हें किसी पार्टी की कोई जानकारी नहीं थी, और वह भी संस्थान के परिसर में, बिना उनकी जानकारी के। उन्होंने तुरंत जांच शुरू करने का फैसला किया, और इससे बेहतर शुरुआत कौन हो सकता था? रात का चौकीदार झारकू। झारकू तुरंत सामने आ गया। पार्टी के बारे में पूछे जाने पर वह हैरान नहीं दिखा, लेकिन उसके चेहरे की गहराती सिकुड़न उसकी चिंता प्रकट कर रही थी। कोई पार्टी नहीं थी साहब। साहब ने जो सुना वह वही रहस्यमय आवाजें होंगी। कौन सी रहस्यमय आवाजें? पापा चकित हो गए। श्री और श्रीमती कुलकर्णी ने पार्टी की आवाजें सुनी। पार्टी कौन कर रहा था? उन्होंने दोहराया। कोई नहीं साहब। झारकू अड़ा रहा। फिर वह श्री कुलकर्णी की ओर मुड़ा। साहब, क्या आप बता सकते हैं कि आवाजें कहां से आ रही थीं? क्या वे उस बड़े ओक के पेड़ के पास से आ रही थीं जो कॉटेज के बाहर है? श्री कुलकर्णी चुप रहे। वह स्वयं निश्चित नहीं थे। श्रीमती कुलकर्णी को राहत महसूस हुई।
उन्होंने मुस्कुराते हुए जोर से सिर हिलाया। हाँ, कुछ आवाजें हमारे बेडरूम की खिड़की के पास वाले बड़े पेड़ से आ रही थीं और कुछ दूर से। फिर उन्होंने विजय भाव से मां की ओर देखा। मैंने कहा था ना, श्रीमती शर्मा साहब, मैंने भी कई बार ऐसी आवाजें सुनी हैं, झारकू बोला। वे कभी कभी उस ओक के पेड़ के आसपास से आती हैं, संगीत भी और अंग्रेजी बोलते लोग भी। शुरुआत में एक बार मैं वहां देखने गया था। वह हिचकिचाया। वहां कुछ नहीं था, कोई नहीं। लेकिन लेकिन क्या झारकू? पापा घबराए। साहब, किसी अदृश्य चीज ने मुझे धक्का दिया और कहा, यहां से निकल जा। अब सब लोग असहज होकर झारकू को देख रहे थे। इसीलिए मैं मुख्य इमारत की बरामदे में ही रहना पसंद करता हूं। रात में कभी कॉटेज की तरफ नहीं जाता। और और मेरी लालटेन ही मेरा सहारा है। भूत आग से डरते हैं शायद। श्रीमती कुलकर्णी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह साफ कांप रही थी। श्री कुलकर्णी का चेहरा पीला पड़ गया। झारकू बोला, जाता रहा। साहब, जब कुलकर्णी साहब को कॉटेज देने की बात हो रही थी, तब मैं आपको चेतावनी देना चाहता था। बहुत लोगों ने वहां अजीब अनुभव किए हैं, रहस्यमय घटनाएं। उन्होंने आपसे छुपाया, सोचकर कि आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे आपने नंदी साहब और बल्लभ की बातों पर नहीं किया। कमरे में अब नसों को तौत की जकड़ देने वाला सन्नाटा था। झारकू ने हिचकिचाते हुए कहा, साहब, मैंने सुना है कि यह जगह कभी गोरा साहबों की पार्टियों के लिए इस्तेमाल होती थी। बाबा ने धीरे से सिर हिलाया और सोचा, क्या उन्होंने अपने मरे हुए लोगों को भी यहीं इस पुराने ओक के नीचे दफनाया होगा? इसके बाद श्री और श्रीमती कुलकर्णी ने कॉटेज के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। झारकू, विष्णु और कुछ अन्य लोगों की बहादुर टोली उनका सामान मुख्य इमारत में ले आई। कॉटेज पर ताला लगा दिया गया और वह अनुपयोगी हो गया। सिर्फ एक दिन की जान पहचान के बावजूद अगले दिन जब हम वहां से जा रहे थे, तो श्रीमती कुलकर्णी सबसे ज्यादा उदास थीं। उन्होंने रोते हुए मां को गले लगा लिया। महज 2 महीने बाद पापा को श्री कुलकर्णी का एक अत्यंत तात्कालिक पत्र मिला। उन्होंने तुरंत दिल्ली ट्रांसफर मांगा था। उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ चुकी थी। डॉक्टरों ने इसे गंभीर अवसाद और मानसिक विकार बताया था और उन्हें तत्काल स्थान परिवर्तन की सलाह दी गई थी।